नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 इसकी एग्जाम के लिए बाल विकास के टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना, चिंतन क्या कहलाता है? इसका आंसर आ जाएगा सीखना। देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सीखना। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक करना। सेकंड क्वेश्चन, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिपोटिज्म की प्रवृत्ति? तो अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। यहां पर आप याद रखिएगा, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो किसका काम है? वातावरण का है, मौसम का है, क्षेत्र का है, जलवायु का है। याद रखना, मनुष्य की जो बुद्धि है वो आगे पीढ़ियों से संक्रमित होती है। मतलब जो बुद्धि होती है वो जेनेटिकल भी होती है, तो ये वातावरण की वजह से भी होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि भैया जो आपका मनुष्य का विकास होता है, मनुष्य का जो विकास होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का गुणनफल होता है। चौथा क्वेश्चन, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरण बच्चों के लिए सही नहीं है? पहला दिया वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। दूसरा दिया वे हमेशा सफल होते हैं। तीसरा दिया वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। और लास्ट दिया वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे रहते हैं, जो इंटरनल रूप से मोटिवेट रहते हैं, उनके लिए क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है वे हमेशा सफल होते हैं। ये वाला पॉइंट बोलना बिल्कुल गलत है। वे हमेशा सफल होते हैं, ये पॉइंट बोलना बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों, ये जो कथन दिया गया ये रूसो के द्वारा दिया गया। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया शिक्षा के क्षेत्र में सबसे मुख्य स्थान किसका है, तो ये आ जाएगा आपका बालक का। क्योंकि आपको पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अभी चल रही है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? सामान्य से विशेष अगर आप जा रहे हो तो ये निगमनात्मक है, और विशेष से सामान्य जा रहे हैं तो ये आगमनात्मक है। ठीक है, याद रखना कि आगमनात्मक जो होता है ये उदाहरण से आपका नियम की ओर होता है, जबकि निगमनात्मक जो होता है वो नियम से उदाहरण की ओर होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नौवां देखिए, बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, मतलब दूसरों पर निर्भरता। दूसरा दिया सामूहिकता की भावना। तीसरा दिया धार्मिकता। और चौथा दिया अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो यह है सामूहिकता की भावना। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध द्वारा, व्यवसाय की समस्या द्वारा, नई परिस्थिति के साथ समायोजन द्वारा, उपरोक्त सभी। तो किशोर अवस्था में जो संवेगों की तीव्रता है वो किस प्रकार प्रकट होती है? तो ये होती है उपरोक्त सभी के द्वारा। यहां लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। इसका आंसर आ जाएगा प्रतिभाशाली। यहां लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है। किसने बोला? दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने बोला, जेम्स ड्रेवर ने, रॉस ने, स्किनर ने। किसने बोला? इसका आंसर आ जाएगा क्रो एंड क्रो ने। ए आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13, प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? दोस्तों याद रखिएगा, प्रयास और भूल का सिद्धांत जब भी एग्जाम में आ जाए बिल्कुल उड़ा देना। ये दिया था दोस्तों थार्नडाइक ने। किसने दिया था? थार्नडाइक ने। और थार्नडाइक ने ये दिया तो ये किसके ऊपर प्रयोग किया? तो ये किया था बिल्ली के ऊपर प्रयोग। किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर प्रयोग। इसी को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं 14 क्वेश्चन, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर हमको सीखने के पठार का निराकरण करना है तो क्या नहीं करना चाहिए? तो पहले दिया है
सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा दिया है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा दिया है उसे दंडित करना चाहिए। और चौथा दिया है इनमें कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो याद रखिए कभी भी आप दंडित नहीं कर सकते। दंडित करना हमेशा एक गलत साइन जाता है, गलत इफेक्ट जाता है। कभी भी आप दंडित नहीं कर सकते, ये गलत होता है। चलो अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 में बोल रहा है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो अगर आपके प्रारंभ में सीखने की गति क्या है? तीव्र है, और बाद में क्या है? मंद हो जाती है, इसको कौन सा वक्र रेखा कहते हैं? उन्नत उदर वक्र कहते हैं। ए आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्यक्तिक भिन्नता का मतलब क्या होता है? पहला दिया दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। फिर दिया कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। तीसरा दिया कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। और लास्ट दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिक भिन्नता का जो सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों, ये होता है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, यही इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रुचि का संबंध किससे है? योग्यता से, अवधान से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो रुचि जो है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों, ये अवधान, इसका जो संबंध है ये आपका योग्यता से है। रुचि जो है उसका संबंध योग्यता से है, क्योंकि जहां पर भी आपको रुचि होगी वहीं पर आपकी योग्यता होगी, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? अगर आपने किसी चीज को सीखा है, उसका आप यूज जो है दूसरी जगह पर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा, चिंता। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सीखने का स्थानांतरण। यहां लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? जब हम बात करते हैं अनुबंधन की प्रक्रिया की, तो इसमें प्रथम सोपान क्या होता है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो प्रथम सोपान होता है दोस्तों, ये होता है आपका उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना। तो उत्तेजना इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? मैकडूगल का, वुडवर्थ का, रॉस का, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्मृति है वो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये जो कथन है ये किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये मैकडूगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21, सहसवा अवस्था की अवधि है। जो सहसवा अवस्था होती है दोस्तों, उसकी जो अवधि है वो कब से कब तक है? तो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 22, पियाजे के अनुसार 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? अगर कोई बच्चा 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में है, तो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में है? तो इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, पियाजे ने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे महोदय ने दिया था। और एक चीज और याद रखना, जो पियाजे है वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जो विकास होता है दोस्तों, जो आपका डेवलपमेंट होता है, वो किस से किसकी ओर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब वयस्क जो है सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, सहयोग से क्या कर लेते हैं? सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सहयोग देना, क्योंकि यहां देखो सिंपल सी बात है, सहयोग आ गया है, सहयोग देना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं, नवीन जानकारी, नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा समायोजन। देखो आपकी जो नवीन जानकारी है उसमें आप वर्तमान की अवधारणा में बदलाव करते हो, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मध्य बाल्य अवस्था में जो भाषा होती है डैश के बजाय डैश अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, वो आ जाएगा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित, ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो मध्य बाल्य अवस्था में जो भाषा होती है वो समाजीकृत के बजाय क्या होती है? अहम केंद्रित अधिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बाल केंद्रित शिक्षा शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चे का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और लास्ट दिया है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो आपको ये बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसमें शामिल है? तो दोस्तों इसमें शामिल है कि बच्चे जो है जिसमें हस्तपरक गतिविधियां कर सके, मतलब हाथों से गतिविधियां कर सके, उसी को बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जब एक शिक्षक यह समझता है कि
स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है? नीतिपरक को, जेंडर पक्षपाती को, शिक्षाप्रद को, या सही दृष्टिकोण को। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी एक टीचर किसी भी एक मेल को या फीमेल को अच्छा बताता है तो वहां पर जेंडर रूढ़िबद्धता होता है, लिंग पक्षपात होता है। यहां पर आप सिंपल सा आंसर लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के रूप में बदलना चाहिए। तो यहाँ डैश की जगह क्या आएगा? व्यवस्था को बच्चे के रूप में बदलना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। बच्चे के ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने वालों की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या निर्देशक की। तो याद रखना, बच्चों में ज्ञान की रचना करने, अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है ना। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो ये होती है सुगमकर्ता की। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। तो डियर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको 30 कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।